मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक नए सीरीज का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें आपने कितना सीखा, और इसके लिए आपका टेस्ट जो है ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से कई स्टूडेंट क्लास में टेस्ट में प्रेजेंट भी होते हैं, कई लोग एब्सेंट होते हैं किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, लेकिन ये पढ़ाई का एक पार्ट है, इसमें एब्सेंट नहीं रहना है। लेकिन अब एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ के बाद में, जैसे 2 सेट में अगर टेस्ट ले रहे हैं तो आपको तो कोई एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सेट ए या सेट बी। तो फिर दूसरे सेट में कौन सा क्वेश्चन था, और अगर वो सेट आपको मिलता तो उसमें आप कितना मार्क्स अचीव कर पाते, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम आपको दोनों सेट का सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। कुछ एक सजेशन है मेरी तरफ से आपके लिए। आप कोशिश ये करो कि जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अगर सेट ए का भी हम बता रहे हैं तो सेट ए अगर आपने दिया है तब तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। आप चेक करेंगे कि आप क्या समझ रहे थे, क्या बनाए थे। लेकिन अगर आप सेट ए बनाए हैं, सेट बी से अननोन है, तो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, पहले इसका आप टेस्ट दे दीजिए। क्वेश्चन पेपर वो है, और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करो कि इसमें हमें कितना मार्क्स आना चाहिए था, या इसके किस किस क्वेश्चन में कहाँ हम अटक गए, ताकि जब सॉल्यूशन आप देखो तो वहाँ क्लियर हो सके कि इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए था, हम यहाँ गलती किए, या मेरा यहाँ तक ये सही। अभी सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन पर सेट ए का पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा। अगर आप सेट बी का टेस्ट दिए हैं तो सेट ए को आप टेस्ट ले दिए। अगर आप सेट ए या सेट बी दोनों आपके लिए अननोन है, मेरा सजेशन ये है कि सिर्फ इसे वीडियो देखना नहीं है, इसको आप वर्क करो, वर्कआउट करो। क्वेश्चन पेपर जहाँ दिख रहा है वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में फिर आप उसे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपको सेट ए का क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है। यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये 10 क्वेश्चन है सेट ए में, और हर एक के लिए 2 मार्क्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6। आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज करो और उसके बाद फिर आप उसको नोट करो। यहाँ पर ये क्वेश्चन 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन। कुछ एक ग्रुप का निकनेम दिया गया है और उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार से दिया गया है। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। यह फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको छोड़ दो। लिथियम भी एनोमेलस प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन इसको लेकर चलते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली, देयरफॉर दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल, इसलिए इन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है। और स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। वहीं ग्रुप 17 एलिमेंट्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ये मेटल के साथ रिएक्ट कर साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और हैलो का मतलब होता है साल्ट, हैलो का मतलब होता है साल्ट, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। तो दोनों वर्ड को मिला दो तो देखो तो ये हैलोजन हो गया। जैसे एक कॉमन साल्ट जो आप जानते हैं उनका फार्मूला होता है NaCl, तो इसमें सोडियम मेटल है और Cl क्या है, हैलोजन है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं। साल्ट सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकते हो, मैग्नीशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं, पोटासियम आयोडाइड भी ले सकते हैं। यानी कि ग्रुप 17 एलिमेंट और मेटल को कंबाइन कर दो तो वो साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और इसीलिए इन्हें हैलोजेंस कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट लिखवाया हुआ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर करा एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। ये एक्सेप्शनल कंडीशन है। जनरली टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करता है। ग्रुप 17 एलिमेंट में फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था, क्लोरीन का कम होना चाहिए था। लेकिन याद करो साइज के बारे में बताए थे,
कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं तो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन और एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है और उस रिपल्सन के अगेंस्ट में आपको कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू घट जाता है। ये एक्सेप्शनल कंडीशन है और जो एक्सेप्शनल पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बाकी इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर। द एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइजेज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन which cause electronic repulsion on addition of electron and finally decrease the value of electron gain enthalpy। ये इसका सॉल्यूशन था। अब यहाँ पर why the ionization enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen। ionization enthalpy, the amount of energy required to remove an electron, और यहाँ पर ये रीजन इनके स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद करो 7, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हीलियम 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये आएगा हीलियम 2s2 और 2p4। p सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाफ फील्ड अगर करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और आपको बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड और फुल फील्ड का स्टेबिलिटी बाकी के कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा होता है। तो देखो तो यहाँ पर ये हाफ फील्ड है और नाइट्रोजन के केस में हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और जिनका स्टेबिलिटी ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। दैट इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, व्हाई इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ पर राइट डाउन द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लॉ में बिल्कुल कहीं कुछ XYZ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, लॉ के रूप में लिखना है। और यहाँ पर ये लॉ आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के अनुसार से अरेंज किया गया था और उन्होंने बताया था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बस थोड़ा सा चेंज किया गया था, एटॉमिक मास की जगह पर यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया था एटॉमिक नंबर के अनुसार से। तो ये लॉ दिख रहा है। फिर है राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कॉपी में लिखवाए हैं, आप वीडियो भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको नजर आएगा। इसमें से 4 इंपॉर्टेंट यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा ये डिपेंड करता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करता है। तो पी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता है। पी ब्लॉक में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटल वाइड्स भी होते हैं। और मेटल वाइड्स का प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी से मैच करता है एंड दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्योंकि जितने भी फॉर्म ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सब एग्जिस्ट करते हैं, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड्स, इसलिए इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है इस ब्लॉक के साथ में। बाकी जितने सारे कंपाउंड्स हैं उनमें देखोगे तो या तो एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा। लास्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2Np126, ये इनका जनरल कन्फिग्रेशन था। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करा प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 2 एलिमेंट है, एक कोबाल्ट और दूसरा लीड। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और लीड का 82 है। किसी भी एलिमेंट का पोजीशन प्रेडिक्ट करने के लिए आपको उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। देखिए प्रैक्टिस करवाए भी हैं। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, इसके ठीक पहले इनर्ट गैस आएगा आर्गन 4s2 3d7। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा वो उसका ब्लॉक बताता है। तो इस केस में इसका ब्लॉक डी आ गया। पीरियड के लिए हम लोग कन्फिग्रेशन में हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं। ये आगे का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 3 वैल्यू और ये 4 वैल्यू है। तो हायर वैल्यू 4 हो गया, यहाँ पीरियड लिखेंगे 4। और ग्रुप निकालना है डी ब्लॉक के केस में, तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। तो 2 + 7 करेंगे तो ये 9 हो गया।
यानी कोबाल्ट डी ब्लॉक 4th पीरियड और 9th ग्रुप में आता है। वहीं अगर लीड का लिखना है हमें, पीबी, इनका एटॉमिक नंबर 82 होता है। इनके ठीक पहले इनर्ट गैस आएगा जेनन, जेनन के बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा 6s2, 4f14, 5d10 एंड 6p2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा डिटेल से बताया हुआ है आपको, और अगर कहीं डाउट लग रहा है तो उस वाले वीडियो में आप चले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का कैसे मेथड बताए थे, अब्बा प्रिंसिपल, हूर्न्स रूल, पॉलिक्स्टेन प्रिंसिपल, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। 6s2, 4f14, 5d10 और 6p2 हो गया। अब यहाँ पर इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में इंटर कर रहा है, तो इसलिए इसके ब्लॉक हो गए p। पीरियड में हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, इसमें 6th पीरियड है, और चूंकि p ब्लॉक का है तो इसलिए ग्रुप निकालने के लिए s प्लस p प्लस 10, तो 2 प्लस 2 प्लस 10, यानी इनका वैल्यू कितना हो गया 14। ये देखो आपके सामने में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। अभी हम लोग पोजीशन प्रिडिक्ट किए थे कोबाल्ट का और लीड का। अब देखते हैं यहाँ पे कोबाल्ट कहाँ पर है और लीड कहाँ पर है। ये देखो यहाँ पर कोबाल्ट है, इस जगह पर स्क्रीन में आपको दिखेगा। ये 9th ग्रुप में है और ये पीरियड इनका 1 2 3 4th पीरियड 9 ग्रुप और डी ब्लॉक में आता है। वहीं लीड की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में लीड इस जगह पर है, और इनका पोजीशन अभी हम लोग प्रिडिक्ट किए थे। लीड 14th ग्रुप और 6th पीरियड से आता है, और ये पी ब्लॉक का पार्ट है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और बॉटम पर एफ ब्लॉक। तो पोजीशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके अनुसार से। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक्स क्या है। अब कितना लिखेंगे ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ स्क्रीन पर आपको मेजर पॉइंट दिखाई दे रहा है। इस जगह पर लिखे हैं इनके ड्रॉबैक में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर जरूरत पड़े तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट बट इट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप विथ अल्काइल मेटल, इट इज द ड्रॉबैक, क्योंकि आइडेंटिकल एलिमेंट को रखना है एक साथ में। पोजीशन ऑफ हीलियम, हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में इंटर करता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अनुसार से इसे सेकेंड ग्रुप में होना चाहिए था अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, लेकिन प्रॉपर्टीज के अनुसार से इसको इनर्ट गैस में डाल दिया गया। बाकी सारे एलिमेंट का आप पोजीशन उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से निकाल रहे हैं, तो हीलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही निकलना चाहिए था। ये ड्रॉबैक है। पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, एस पी और डी ब्लॉक को मेजर पार्ट में रखे हैं आप, और एफ ब्लॉक को निकाल करके नीचे बॉटम में डाल दिया, और सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट का पोजीशन लैंथेनम और एक्टिनियम का पोजीशन हो गया, यानी जितने लैंथेनाइट्स है उनका पोजीशन लैंथेनम का पोजीशन। तो सोच के देखो हर एक एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल पोजीशन, और लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का पोजीशन लैंथेनम और एक्टिनियम के साथ में, तो एक लैंथेनम और बाकी का 15 एलिमेंट्स का पोजीशन सिर्फ एक। ये इसके ड्रॉबैक्स में आता है। ये था मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डिटरमाइन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़े हैं हम लोग। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में जितना हम लोग फोर्स एक्सपेक्ट करते हैं उससे यह फोर्स कम लगता है, और उस लगने वाले फोर्स को जो एक्चुअल एक्सपीरियंस करता है उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला था, इसे जेड एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड माइनस सिग्मा, और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ एल्यूमिनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए। प्रोसेस क्या है, जिस एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है पहले उसका आप कन्फिग्रेशन लिखो। तो एल्यूमिनियम का 283 हो गया। अब सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाहर की तरफ से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस वैलेंस सेल में बाकी का जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा वो 2 हुए, और इनका मैग्नीट्यूड होता है 0.35। सेकेंड लास्ट ऑर्बिट पेनल्टीमेट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, इनके द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाता है वो 0.85।
और रेस्ट बाकी के जो है उनका वैल्यू 1 होता है। तो 2 इंटू 1.0, अब इसे ऐड कर देते हैं। 2 इंटू 0.3 ये वैल्यू हो गया 0.70, 8 इंटू 0.85 ये वैल्यू आ गया 6.8, और 2 इंटू 1.0 ये वैल्यू आ गया 2.0। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 0, 5 और यहाँ 9.50। अब फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एटॉमिक नंबर 13 है और स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 9.5 आया, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम का वैल्यू कितना होगा 3.5। तो ये इतना हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर डाउट हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द आईयूपैक नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर। ये बिल्कुल एकदम सिंपल था। हर एक नंबर के लिए क्या नाम होना चाहिए वो दिया हुआ था, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन, और लास्ट में ईएम लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर 102 था तो अन नील बी, अन नील बीएम, सिंबल हो गया यूएनबी। 108 के केस में अन नील ऑक्टियम, अन अन अनियम, अन अन सेप्टियम, और इसी के अनुसार से इनका सिंबल यूएनबी, यूएनओ, यूयूयू, यूयूएस हो गया। फर्स्ट लेटर जो है वो सिंबल हो या नाम हो कैपिटल होगा, और बाकी सभी स्मॉल होंगे विदाउट गिविंग एनी स्पेस। ये भी आप वीडियो में देख सकते हो कैसे इसको बताया गया था, पूरा प्रैक्टिस किए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डुबेर्नियर ट्रायड्स रूल, जस्टिफाई विथ सुटेबल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी देना है, तो एक एग्जाम्पल में लेते हैं। एक ट्रायड इन्होंने बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लेकर। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, पोटेशियम का 23 होता है, सोडियम का 23 होता है, और पोटेशियम का 39 होता है। डुबेर्नियर ट्रायड्स रूल में बताया गया, इफ एलिमेंट्स of identical properties are grouped in a triad, triad कहने का मतलब group of 3 element, then the atomic mass of middle element is equal or nearly equal to the atomic mass average of atomic mass of first and third element। जैसे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का हम लोग अगर एवरेज निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, it would be equal to 7 plus 39 divided by 2, it would be equal to 23। 46 by 2 23 हुआ, और ये 23 किसके बराबर में है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट कहने का मतलब सेकेंड एलिमेंट। ये हम लोग निकाले फर्स्ट और थर्ड का, ये डुबेर्नियर ट्रायड्स रूल था। तो ये इतना आपके फर्स्ट सेट यानी सेट ए से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन हमने बता दिया। और हमें लगता है कि अगर आप ये ध्यान से देखे होंगे तो जहाँ डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, और फिर एग्जामिनेशन में छूटना नहीं चाहिए। टेस्ट देने के पीछे का लॉजिक यही होता है कि अगर यहाँ गलत हो भी गया है कोई बात नहीं है, लेकिन फिर आने वाले एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन कहीं नज़र आए तो फिर नहीं छूटे। इसलिए टेस्ट को थोड़ा सीरियसली लो आप, यही आपका नैया पार करा सकता है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।